हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अपन पढ़ रहे थे संयुक्त फलन। संयुक्त फलन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में फलन के बारे में। अब आज अपन पढ़ेंगे संयुक्त फलन क्या चीज़ होती है। वो तो था 11th तक का मैटर। अब आज से 12th का अपना स्टार्ट होता है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन देखो क्या चीज़ होती है। संयुक्त फलन को देखो समझते हैं। तीन चीज अपने पास देखो, फलन के लिए कितने समुच्चय चाहिए थे? अपने को 2 चाहिए थे, लेकिन संयुक्त फलन के लिए हमें कितने समुच्चय चाहिए? 3 चाहिए। कितने चाहिए? कम से कम 3 होने जरूरी है। तो देखो मान लेते हैं, माना ए, बी तथा सी 3 समुच्चय है। 3 समुच्चय हैं और इसमें देखो 2 फलन होंगे। क्या होंगे? 2 फलन। संयुक्त फलन का मतलब है कि 2 फलन आपके पास होने चाहिए। एक अकेले फलन से आपका संयुक्त फलन नहीं बनेगा। तो संयुक्त फलन के लिए कितने चाहिए आपको? 2 फलन चाहिए। तो देखो 2 फलन मान लेते हैं। माना कोई फलन f a से b में विद्यमान है तथा फलन g, दूसरा फलन क्या अपने पास? g, जो क्या है? b से c में विद्यमान है। कोई फलन f है वो तो a से b में विद्यमान है और g है वो b से c में विद्यमान है। तो ये संयुक्त फलन कब बनेगा वो देखते हैं। तो देखो यहां से डायग्राम से देखना, ये मान लो आपके पास क्या कोई फलन है, समुच्चय a है। ठीक है, समुच्चय क्या अपने पास है? ए। इसका एलिमेंट मान लेते हैं क्या है? x है। ठीक है, ये दूसरा फलन आपका समुच्चय जिसका अवयव अपने पास है y, और ये तीसरा समुच्चय अपने पास है जिसका अवयव क्या है? z। 3 मान लेते हैं, a b c। ये हो गए तीनों a b c, तीनों सेट अपने पास आ गए। अब इसमें देखना a से b में तो क्या अपने पास फलन f है। a से b में तो क्या फलन है? f है। ठीक है, और b से c में फलन क्या है? g है। क्या है? फलन g है। तो देखना यहां से जब अपन f(x) निकालेंगे, एलिमेंट x है, तो x का संबंध सीधा डायरेक्ट अपन मान लेते हैं किससे है? y से। ठीक है, g निकालेंगे तो g के लिए अपने पास क्या है? y का संबंध z से है। ऐसे मान सकते हैं। अगर ये स्थिति अपने पास है, यानी f(x) बराबर अपने पास क्या हो? y, और gy बराबर क्या हो? z। क्या हो? gy बराबर z हो। तो उस स्थिति में a से c में जो फलन होगा, a से c में सीधा a से c में जो फलन होगा वो क्या होगा? संयुक्त फलन होगा, जिसको किससे लिखेंगे? GOF से। किससे लिखेंगे? GOF से। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यानी अपने पास GOF(x), GOF एलिमेंट तो x ही लेंगे, तो x का जो संबंध आएगा वो किससे आएगा? z से आएगा। किससे आएगा? z से। यानी f(x) किससे? देखो पहला x का इसका संबंध किससे होगा? f(x) से, और gf(x) का किससे होगा? gf(x) का संबंध किससे होगा? ये वाला z से। ठीक है, और यहाँ से f(x) का इससे संबंध होगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब अपने पास a से b में कोई फलन विद्यमान हो, a से b में कोई फलन विद्यमान हो, और b से c में कोई फलन g विद्यमान हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या है? एक शर्त है, वो ध्यान में रखना कि जो f है इसका ये तो क्या है? प्रांत। क्या है? प्रांत। और ये क्या है? परिसर। क्या है? परिसर। ठीक है, जब कोई फलन f का परिसर g के प्रांत का क्या होना चाहिए? उप समुच्चय होना चाहिए। यानी आप यहां से बोल सकते हो कि फलन
एफ का परिसर फलन जी का क्या होना चाहिए, जी के प्रांत का उप समुच्चय जानते हो आप? उप समुच्चय क्या होता है भाई? कोई भी सेट अपने पास देखो, ये सेट है ए, 1 2 3 4, तो इसके उप समुच्चय अगर अपन देखेंगे तो उप समुच्चय 1 2 ठीक है 3 4 और फिर 1 2, इस प्रकार से जो अपने पास क्या होंगे 3 4 या 1 2 3, इस प्रकार अपन निकालते ना। तो ये सब क्या होते हैं इसके उप समुच्चय, यानी जो समुच्चय ए है और उसके जो अवयव हैं वो बी में क्या किसी अवयव से क्या करेंगे, संबंध दर्शाएंगे, क्योंकि इसका तो कोई खाली नहीं रहेगा। हो सकता है इसमें कोई खाली रह जाए, बी में क्या रह जाए, खाली रह जाए, लेकिन हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हो जाए कि ये खाली रह जाए। तो खाली रह जाए तो उस स्थिति में हम पूरे बी को क्या नहीं मान सकते, इसका परिसर नहीं मान सकते। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बी में जो अवयव हैं, जैसे मान लो कि ये थोड़ा सा यहां से देखना आप, ये मान लो आपके पास ए है, ठीक है, ये आपके पास है बी और ये है आपके पास सी। इसमें एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, इसमें है 3 4 5, ठीक है, और इसमें है 6 और 7, ऐसे मान सकते हैं ना। तो इस स्थिति में देखो क्या होता है कि इसका इससे संबंध है और इसका इससे संबंध है। तो यहाँ पे देखो जो परिसर है वो क्या है भाई, फलन f का परिसर क्या है, ध्यान देना, फलन f का परिसर क्या होगा, f का परिसर पूरा तो क्या रहेगा, f का a याद है क्या, पूरा क्या रहेगा बी, सहप्रांत रहेगा, क्या रहेगा, सहप्रांत, ये प्रांत ये सहप्रांत और जिसे संबंध दिखा रहा है वो क्या रहेंगे, परिसर। तो परिसर क्या रहेगा अपने पास 3 4। अब देखो 3 4 बी का क्या है, पूरा बी तो नहीं है ना, पूरा बी नहीं है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है 3 4 पूरे बी समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय तो होगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि फलन f का परिसर है वो फलन g के प्रांत का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। पहली बात तो ये है किसके लिए, संयुक्त फलन के लिए। जब ये आपका पास जो GOF है ये तभी सत्य होगा जब फलन f का परिसर फलन g के प्रांत का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन ही आगे रहेगी, सेम कंडीशन क्या रहेगी, आगे रहेगी। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना, अगर उप समुच्चय नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, इसको क्या नहीं कर सकते, संयुक्त फलन सिद्ध नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आपका काम यही है कि ये चीज़ देखनी है कि कहीं ये इसका क्या नहीं है, उपसमुच्चय अगर नहीं है तो मतलब कि ये मान लो कि यहाँ से देखो 3 और 4 हैं और ये 3 4 से संबंध दिखाई नहीं रहा है, यानी ए से बी में शो ही नहीं कर रहा है, तो आपका क्या नहीं हो सकता, संयुक्त फलन नहीं हो सकता। फिर इसके एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, अपना तीनों अपना क्या दिखाएंगे, प्रतिबिंब जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं दिखाएंगे तो फिर जी सत्य नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से देखो फलन f का परिसर क्या हो गया, b का उपसमुच्चय हो गया, g का क्या हो गया भाई, g का जो अपने पास प्रांत है उसके पूरे अवयव क्या करने चाहिए, सी में अपना क्या करने चाहिए, संबंध दर्शाना चाहिए। अगर ये संबंध नहीं दर्शाते हैं तो भी आपका क्या नहीं निकल सकता, GOF नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो दो बात ये हो गई। तीसरा देखो GOF और निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि समुच्चय A, ठीक है, समुच्चय A के अवयव समुच्चय समुच्चय C से संबंध संबंध दर्शाना चाहिए। अगर A के अवयव C से संबंध नहीं दर्शा रहे हैं तब भी आप क्या नहीं निकाल सकते, GOF नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का जो फलन होगा, जब कोई फलन A से B में परिभाषित हो और कोई फलन B से C में परिभाषित हो, तब समुच्चय A से और C में संबंध दिखाने वाला ही क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। A से डायरेक्ट C में जो संबंध दर्शाएगा वो क्या रहेगा, आपका संयुक्त फलन। तो यहाँ पे GOF बराबर आप क्या कर सकते हो, A to C, ये आपका क्या रहेगा, संयुक्त फलन रहेगा, ठीक है। अब देखो YZ कैसे आएगा, देखना कैसे आएगा। जब अपन GOF लेते हैं,
GOF का मतलब कहाँ से ले रहे हैं अपन, A से C में, तो एलिमेंट किसका आएगा, x का आएगा ना। तो आप यहाँ से देखो क्या करोगे, यहाँ से देखो अपने पास fx बराबर क्या है, y, gy बराबर क्या है, z है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, g ब्रैकेट fx, g ब्रैकेट fx। अब देखो fx का मान कितना है, y, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, gy, क्या लिख सकता हूँ, gy, और gy का मान क्या है, z, gy का मान क्या है, z, gy का मान क्या आ गया, z आ गया। तो इस प्रकार देखो ये सत्य आ रहा है ना कि x का सीधा डायरेक्ट किससे आ रहा है, z से संबंध आ रहा है, यानी a से c में क्या है, संयुक्त फलन विद्यमान है। ठीक है, ये इसका विपरीत भी हो सकता है। तो देखो ये अपना हो गया था। अब देखो यहाँ से क्या बात निकल के आई है, यहाँ से क्या बात निकल के आई है कि जब कोई फलन f a से b में तथा कोई फलन g b से c में विद्यमान हो तथा उसी समय a से c में कोई फलन विद्यमान है तो वह फलन f व g का संयुक्त फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, f व g का संयुक्त फलन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है भाई, इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे GOF से निरूपित करते हैं, यहां से C से A में भी आप क्या कर सकते हो, फलन निकाल सकते हो, जो कि क्या होगा आपका FOG, लेकिन FOG बराबर GOF हो यह आवश्यक नहीं है। लगभग स्थितियों में ये क्या रहेगा, इसके इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसके बराबर लगभग स्थितियों में नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि अगर f और g निकाल लिया तो उतना ही GOF आएगा, ये आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड करता है आगे इसमें जो कंडीशन दे रखी होगी उस पर। तो इस प्रकार हम संयुक्त फलन के बारे में इतना देखते हैं कि अपने पास जो संयुक्त फलन है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। फलन हम निकालते थे, सेम वही स्थिति है, बस इसमें क्या आ गया, दोनों का एक संयुक्त रूप आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त फलन बोलेंगे। ठीक है, 3 सेट होंगे। अगर हमें सेट देता है A B C अलग अलग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि कोई फलन R से R में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फलन G के लिए दे दे, ये भी R से R में दे दे या नेचुरल नंबर में दे दे, वो इस पे इसके क्वेश्चनों पे डिपेंड करता है, कैसे भी दे सकता है। तो A B C दे तभी हमें कोई दिक्कत नहीं, F G दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब ये देगा तो उस टाइम आपको एक इक्वेशन जरूर देगा, ये नहीं कि इक्वेशन नहीं देगा। जैसे ये दे दिया x² और इसके लिए दे दे आपको fx बराबर x² प्लस 1, ये इसमें आप जो अपने पास अवयव है एलिमेंट वो रखेंगे और इसका सॉल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना संयुक्त फलन। अब देखो संयुक्त फलन के इसके बाद आते हैं गुणधर्म। क्या आते हैं, गुणधर्म। उससे पहले इस संयुक्त फलन के 1-2 एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ताकि एग्जांपलों में ये क्या हो जाए, अपना क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। देखते हैं इसमें आगे एग्जांपल देखते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, यदि सेट A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 4 and 5, C is equal to 7 8 9, तो A से B में क्या अपने पास एक फलन है तथा G है वो B से C में निम्न प्रकार का परिभाषित है। F1 is equal to 4, F2 is equal to 4, F3 is equal to 5, G4 is equal to 8 और G5 is equal to 9। तो GOF ज्ञात कीजिए। यानी GOF का मतलब क्या पूछना चाहता है, ये संयुक्त फलन पूछना चाहता है। अब देखो A से B में क्या है, ध्यान रखना, यहाँ F A से B में है। ठीक है,
मैंने बताया था जब आपको देखा हो एफ ए से बी में तथा जी बी से सी में, तो इनका जो संयुक्त फलन होगा, संयुक्त फलन तब इनका संयुक्त फलन GOF क्या होगा, GOF वो किससे किस में होगा, ए से सी में होगा, किससे किस में होगा, ए से सी में होगा। तो देखो तब इसका संयुक्त फलन GOF A टू सी किस में होगा, A टू सी में, किससे होगा, A टू सी में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। देखो मैंने जब लास्ट टाइम आपको बताया था तो GOF के आगे अपन क्या लेते हैं, किसका एलिमेंट लेते हैं, सेट ए का, किसका लेंगे, सेट ए का, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, बी में आएगा, सॉरी सी में आएगा, ए से सी में, ठीक है ना। तो GOF एक्स लेते हैं ना अपन, GOF एक्स। तो देखो सबसे पहले देखो एक्स कितने हैं अपने पास, एलिमेंट एक्स कितने हैं, एलिमेंट भी तो देखने हैं। तो एक्स के जो मान है वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे समुच्चय ए में, किसमें मिलेंगे, समुच्चय ए में, और समुच्चय ए में कितने हैं, 1 2 3, यानी कितने GOF निकालने पड़ेंगे अपने को, 3 संयुक्त फलन हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहला देखो GOF पहला एलिमेंट, GOF पहला एलिमेंट क्या अपने पास, 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, GF1 कोष्टक में अलग ले लेंगे इसको, F1, ठीक है। अब देखो F1 का मान इसमें दे रखा है, F1 का मान कितना दे रखा है, 4, कितना दे रखा है, 4, तो F1 बराबर 4, सॉरी बराबर G, और कितना आ जाएगा, F1 का मान 4, कितना आ जाएगा, 4। अब देखो G4 का मान, G4 का मान अपने पास कितना है, 8, G4 का मान कितना आ जाएगा, 8, G4 का मान क्या आ गया, 8 आ गया। पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा देखो GF क्या अपने पास 1 का हो गया, अब क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2। तो यहां से देखो G2 का F2 का मान, तो F2 का मान कितना आपके पास है, 4, F2 का मान कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा, G4 का मान, G4 का वही मान कितना, 8, कितना आ जाएगा, 8। तीसरा देखो GF कितना है आपके पास, 2 एलिमेंट ले लिए, कौन सा बच गया, तीसरा, तो तीसरा बराबर, यहां से देखना G कितना आ जाएगा, F3 का मान देखना, F3 का मान कितना है, 5, F3 का मान कितना है, 5, तो G5 का मान, तो G5 का मान देखो कितना है, 9। यानी देखो अब संबंध GOF कैसे निकल के आया है, ये आपका क्या था, A था, और ये था C, कौन था, C, GOF ऐसे तो आएगा अपने पास GOF A टू C में, A के एलिमेंट 1 2 3, और C के एलिमेंट कितने अपने पास, 4 सॉरी 7 8 9, 7 8 9। तो यहां से देखना अब A का GOF A का किससे संबंध आया, 8 से, किससे संबंध आया, 8 से, ठीक है। GOF2 का मान किससे संबंधित आया, 8 से, किससे आया, 8 से, और GOF3 का 9 से, किससे, 3 से। देखो तीनों एलिमेंट है और इनका क्या आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है ना, सी में प्रतिबिंब आ रहा है, ए में कोई खाली भी नहीं हो रहा है, यानी GOF यहाँ पे क्या है, विद्यमान है। GOF ए से सी के लिए क्या है, सत्य है। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये फलन कौन सा है, फलन कौन सा होगा, मैं यहाँ पे फलन देखो सी में एक खाली रह गया, मतलब आच्छादक नहीं होगा, क्या होगा, अंतरछेपी होगा। फिर देखो ए के अंदर 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, तो एक ही नहीं होगा, कौन सा होगा, बहु एक ही फलन। यानी कुल मिलाकर GOF क्या यहाँ पे, बहु एक ही अंतरछेपी फलन। तो यहाँ पे देखो फलन की भी अपन सीधे डायरेक्ट यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, GOF निकालेंगे। जब आपको A B सेट दे रखे हो और अगर A B C नहीं दे रखे हैं तो अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि क्या स्थिति आएगी और कैसे अपन उसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन अपना, यदि कोई फलन f r से r में, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या, रियल नंबर से रियल नंबर में f(x) के लिए स्थिति दे रखी है बराबर sin x।
एफ एक्स की स्थिति कैसी है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स तथा जी है वो फलन, दूसरा कोई फलन है जी, वो भी कहां से है, आर से, आर में है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो, जी एक्स है, उसके लिए स्थिति दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो जी ओ एफ एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। यहां से देखो जी ओ एफ निकालने के लिए तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जी ओ एफ अपन आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन एफ ओ जी है, एफ ओ जी है, उसके लिए एक चीज सत्य होना जरूरी है। क्या, देखो पहले उसको समझो। ये अपने पास क्या है, समुच्चय ए है, ये समुच्चय क्या है, बी है, और ये समुच्चय अपने पास सी है, क्या है, सी। ये क्या है, रियल नंबर का है, ये भी रियल नंबर का मान लो, ठीक है, रियल नंबर का। तो ये आ गया इसमें कोई फलन एफ, और ये इसमें फलन आ गया कोई जी। तो एफ और जी ओ एफ तो हम सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जी ओ एफ, तब जब फलन एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, ए से सी का मान निकाल सकते हो। लेकिन जब आप जी एफ ओ जी निकालोगे, यानी इसका उल्टा निकालोगे, जी ओ एफ, क्या निकालोगे, एफ ओ जी, क्या निकालोगे, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई, उल्टी हो गई ना। तो इस टाइम आपको ये देखना है कि जो G है उसका परिसर, G है उसका परिसर कौन है, C। देखो G है उसका परिसर कौन है, C के एलिमेंट है, ठीक है, C के तो अवयव है। और A का प्रांत कौन है, A, सॉरी F का प्रांत कौन है, A। तो देखो जब आपको F और G निकालना है तो ये चीज होनी जरूरी है। देखो क्या, जब एफ ओ जी ज्ञात करें तब आवश्यक आवश्यक प्रतिबंध क्या रहेगा आपके पास, ध्यान देना। आवश्यक प्रतिबंध ये रहेगा कि जो जी है, जी का परिसर क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उप समुच्चय का निशान है ना, उप समुच्चय किसका होना चाहिए, एफ के प्रांत का। ये बात ध्यान देनी है, प्रांत होना चाहिए, तो ही आप क्या ज्ञात कर सकते हो, एफ ओ जी ज्ञात कर सकते हो, अदरवाइज आप एफ ओ जी ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी बात देखो, जी ओ एफ के लिए मैं बता देता हूं, जब जी ओ एफ ज्ञात करें तब स्थिति क्या होनी चाहिए, आवश्यक प्रतिबंध। देखना आवश्यक प्रतिबंध ये रहेगा, आवश्यक प्रतिबंध क्या रहेगा आपका, कि बी है, सॉरी फलन एफ है, उसका परिसर, फलन एफ का परिसर उप समुच्चय होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए किसके, जी के प्रांत का, जी के प्रांत का, ठीक है। तो ये अगर दोनों स्थितियां हैं तो आप ये जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखना, ये रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर क्या आते हैं, पूरे के पूरे आते हैं, प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है, और ये अपने पास क्या होती है, सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो देखो अगर मैं इसमें मान लो कि जो ए है, समुच्चय ए है, ये सिर्फ प्राकृत संख्याओं से संबंध दर्शा रहा है, प्राकृत संख्याओं से संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। यानी आर से ये किसमें दिखा रहा है, सिर्फ नेचुरल नंबर में दिखा रहा है, बाकी अपने पास जो जीरो वो बच गया, माइनस की संख्या बच गई, परिमेय संख्या बच गई, ये बच गए ना, तो वो रियल नंबर में शामिल होंगी, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर है वो आर का क्या है, नेचुरल नंबर आर का क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर आर का क्या है, उप समुच्चय है कि नहीं है, उप समुच्चय है ना। और कोई भी संख्या खुद का क्या होती है, उप समुच्चय होती है कि नहीं होती है, होती है। तो यहाँ से देखो अपने पास जो एफ दे रखा है वो कहां से दे रखा है, आर से आर में, यानी आर क्या है, इसका परिसर है, एफ का परिसर क्या है, आर, और जी के लिए भी क्या दे रखा है, आर से आर में संबंध रखा है। तो जी का प्रांत क्या है, आर। देखो एफ का परिसर आर, जी का प्रांत आर, तो कोई भी जो संख्या वो खुद का उप समुच्चय होती है। अगर मैं बात करूं, ये एक समुच्चय है,
1 2 3, ठीक है। तो इसका उपसमुच्चय ये, इसका उपसमुच्चय भी कहलाएगा, यानी खुद का खुद से, जो अपने पास देखो खुद कोई भी समुच्चय है वो खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता ही होता है। तो R क्या है, खुद का उपसमुच्चय है, ठीक है। फिर देखो यहां से पहली बात सत्य हो गई है R। तो देखो फलन F का परिसर, फलन F का परिसर क्या था R, G का प्रांत क्या था R। तो R खुद का क्या हो सकता है, उपसमुच्चय हो सकता है ना। तो पहली बात सही, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, G और F निकाल सकते हैं। दूसरे देखो F और G के लिए, F और G के लिए क्या है, G का परिसर, G का परिसर क्या है, G का परिसर क्या है R, G का परिसर क्या है R, ठीक है। उपसमुच्चय होना चाहिए F के प्रांत का, तो F के प्रांत का, ठीक है। तो F का प्रांत क्या भी, F का प्रांत क्या है R, तो R का उपसमुच्चय है क्या, ये बिल्कुल है, सच है ना बात भी। जो G का परिसर है वो F के प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय है। इसका मतलब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, F और G भी ज्ञात कर सकते हैं। अतः यहाँ पे F और G और G और F दोनों क्या है, विद्यमान है, दोनों विद्यमान है, तो अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन करते हैं आप। तो देखो क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ F R से R में एक फलन है तथा G भी R से R में एक फलन है। अतः फलन फलन F का परिसर, फलन F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय, ये हमें देखना पड़ेगा, जो हमने पीछे देखा ना वैसे देखना पड़ेगा। उपसमुच्चय है वह G का परिसर, G का परिसर F के प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय है। इसलिए GOF व FOG विद्यमान, ये दोनों संयुक्त फलन इसमें क्या होंगे, विद्यमान होंगे, ठीक है। संयुक्त फलन अपने पास GOF और FOG दोनों इसमें क्या होंगे, विद्यमान होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे विद्यमान, वो भी ज्ञात कर लेते हैं अपने पास। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं FOG ज्ञात करता हूं, तो FOG और क्या लेंगे अपन, x लेंगे। तो यहाँ पे देखो FOG, तो कैसे लिखेंगे इसको, FG और G, देखो अपने पास G x का मान कितना भी, x फलन देखो पहला फलन इसमें क्या है, x से किसको ले, यहाँ पे x रख देता हूं मैं x, ठीक है, अलग अलग लिखेंगे ना। अब देखो F और Gx का मान, Gx का मान देखना क्या है, यहाँ पे अपने पास Gx का मान है x स्क्वायर, Gx का मान कितना है x स्क्वायर। अब देखो fx बराबर, ध्यान देना है, मैं लिख देता हूं, fx तो आपको दे रखा है sin x, कितना दे रखा है sin x, और Gx बराबर आपको क्या दे रखा है x स्क्वायर, दोनों मान दे रखे हैं ना, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में वो दे रखा है। अब देखो fx स्क्वायर, तो fx बराबर sin x है, तो अब जो x है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा sin x स्क्वायर, ठीक है। ये sin स्क्वायर x नहीं है, ये sin x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से f हो आ गया। अब g और f निकालते हैं, तो g और x, तो इसको कैसे लिखेंगे, g और ये आपका लिख देंगे यहाँ पे x, ठीक है। तो g और अपने पास यहाँ पे देखो fx का मान कितना है, fx का मान sin x कितना है, sin x है। अब देखो gx है, gx के रूप में आ गया ना, तो x क्या था, x स्क्वायर था, अब x की जगह कौन आ गया sin x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा sin x का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x। तो यहां से देखो अपने पास क्या आया कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। देखो एलिमेंट भी चेंज नहीं हुए, एलिमेंट चेंज नहीं हुए ना, R से R में ही था, R से R में ही दोनों निकाले हैं, लेकिन दोनों के मान अलग अलग आए हैं, किसकी वजह से,
इनकी स्थितियों की वजह से। ठीक है, जब दोनों की स्थितियां अगर अलग अलग होंगी तो क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग आएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर समान हो जाएंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, तुल्य फलन बन जाएंगे। तो ये था अपने पास दो क्वेश्चन हमने किए संयुक्त फलन के, और संयुक्त फलन का जो स्टार्टिंग था वो भी हमने देख लिया, संयुक्त फलन के बारे में हमने जानकारी भी ले ली। तो इसमें आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। हम लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को जब भी कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन या डाउट को क्लियर करने का एक वीडियो और बना लेंगे। ठीक है, और लगातार पढ़ना भाई, ठीक है ना, जब तक अपनी क्लास चल रही है पढ़ते रहना, और साथ साथ जो भी मैं लिखवाता हूँ उनको नोटबुक में आकर नोट करते रहना, ताकि आप जब भी आपके जो स्कूल ओपन हो तो ज्यादा समस्या नहीं आए। ठीक है, तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।